हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग अभी तक अपनी 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं करंट अफेयर्स की। अगस्त मंथ का हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं। जो न्यूज़ हमारे प्रीलिम्स प्लस और मेंस के लिए रेलिवेंट है, वो न्यूज़ हम लोग कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। आज हमारी 4th क्लास है, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या न्यूज़ हैं जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। जो भी न्यूज हम लोग कवर करते हैं वो अपने मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है कि हाँ, मेंस में कैसे उसका यूज किया जा सकता है, प्लस में प्रीलिम्स का भी सिलेबस कैसे रिलेट होता है। तो जो ये पहली न्यूज है, आप लोग खुद से भी एक बार इस चीज को सोचना। कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सिलेबस के किस टॉपिक से ये चीज या किस पेपर से इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक था कि हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलेंट एंड बायोफोर्टिफाइड क्रॉप वैरायटीज रिलीज की गई हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने 109 क्रॉप की वैरायटीज को रिलीज किया है, जो कि उनकी जो क्वालिटी की अगर बात करें तो वो क्या है उसमें कि वो हाई यील्डिंग है, मतलब उनकी बहुत ज्यादा उपज उनमें हो सकती है। क्लाइमेट रेजिलिएंट है। क्लाइमेट रेजिलिएंट का मतलब कि आप देख रहे होगे कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसका इंपैक्ट उन पे बहुत कम होता है, मतलब नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। बायोफोर्टिफाइड है। बायोफोर्टिफाइड का मतलब हम आगे में भी देखेंगे। और इवन बायोटेक्नोलॉजी का जो हमारे बायोलॉजी में जो सिलेबस में टर्म है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, वहां पे ये टर्म आपसे पेपर में पूछी भी जा सकती है कि बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स होती क्या, तो हम आगे भी देखेंगे। बाकी वैसे मैं आपको बता दूं तो बायोफोर्टिफाइड में सिंपली क्या है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दी गई है क्रॉप की। जब न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दी जाती है तो उसको बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं। तो कितनी वैरायटीज रिलीज की गई हैं? 109 वैरायटी रिलीज की गई है। किन के द्वारा की गई हैं? पीएम साहब के द्वारा रिलीज की गई हैं। उनकी क्वालिटी कैसी है कि वो हाई यील्डिंग है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है और बायोफोर्टिफाइड है। किसने रिलीज की? एक और ध्यान रखना है कि ये जो प्रोग्राम है या फिर ये किसके द्वारा ये क्रॉप्स डेवलप की गई हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। बहुत लोगों का सपना भी रहता है कि इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ये क्रॉप्स डेवलप की। ओके, अगर ये बात करें तो ये किस प्रोग्राम का पार्ट है? लैब टू लैंड प्रोग्राम का पार्ट है। अब लैब टू लैंड प्रोग्राम का मतलब है, ये एक कीवर्ड है जो अपने मेंस के आंसर्स में आप यूज कर सकते हो। ओके, मेंस के आंसर्स में जहां पे आपने देखा होगा जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, ओके, इकोनॉमी में है ना, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, तो वहां पे इसको आप यूज कर सकते हो कि किस तरीके के एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ पे रिफॉर्म्स आ रहे हैं। तो आप बता सकते हो कि बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स डेवलप की जा रही, किसके द्वारा? ICAR के द्वारा। ठीक है, तो लैब टू लैंड का प्रोग्राम का मतलब हो गया कि लैब में रिसर्च की गई, देखा गया कि किस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है और कैसे बढ़ाया, क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें ऐड की जा सकती है, उससे लेके लैब से लेके फार्मर तक उस चीज को पहुंचाना। तो इसलिए इसको बोला गया लैब टू लैंड प्रोग्राम। ओके, ये हम लोगों ने देख लिया। अब ये इसका प्रोग्राम का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्या है कि नई वैरायटीज को डेवलप करना है जो कि क्लाइमेट रेजिलेंट होंगी, मतलब कि उनके जो इन्वायरमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट है या ग्लोबल वार्मिंग का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो कम हो उन पे, ऐसी धूप में भी या हाई टेम्परेचर में भी वो क्रॉप सर्वाइव कर सके। तो ऐसी क्रॉप्स अपने को बनानी है। कैसी कैसी स्ट्रेटेजीज यूज की जाती हैं? जैसे बायोटेक्नोलॉजीज में यूज किया गया, जेनोमिक्स, आप जेनेटिक्स की बात कर ले। जेनोमिक्स होता है ना कि जिसमें क्या होता है कि जेनेटिक्स को चेंज किया जाता है, ऑल्टर किया जाता है, वहां पे जीन्स को चेंज करके नई हाइब्रिड क्रॉप्स बनाई जाती हैं जिसकी क्वालिटी ज्यादा होती है, या बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ओके, अब आता है मेंस में। अगर इसको प्रीलिम्स की अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा कि 109 वैरायटी, ओके, किसके द्वारा? ICAR के द्वारा। फिर इसमें क्वालिटी की बात करें तो वो हाई यील्डिंग क्रॉप्स थी, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है, प्लस में क्या था कि बायोफोर्टिफाइड है। अगर मान लो आपसे स्टेटमेंट में इस तरीके से दे दिया जाए कि ICAR ने कितनी क्रॉप्स रिलीज की अभी ना, कितनी वैरायटीज रिलीज की क्रॉप की, वो थी 109। ओके, उनकी खासियत क्या थी कि वो बायोफोर्टिफाइड है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है और आपका हाई यील्डिंग सीड्स है। अब मींस में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों जरूरत है भाई ये जो क्रॉप्स हम बना रहे हैं, ये की जरूरत क्या, इन वैरायटीज की लाने की जरूरत क्या है? तो सिंपली अगर बात करें तो हमें क्या है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालना है, उसके अकॉर्डिंग चीजें ऐसी क्रॉप्स बनानी है
जो सरवाइव कर सके। ओके, ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा और क्रॉप खत्म होगी, खेती खत्म। अब खेती खत्म हो जाएगी तो फार्मर पे उसका कितना इंपैक्ट होगा, और हमारी फूड सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाएगी। ओके, हमें इस तरीके की क्रॉप क्यों बनानी, ताकि क्रॉप लॉस कम हो सके। ओके, डिजास्टर के कारण जो क्रॉप लॉस होता है वो कम हो सके, फार्मर की जो इनकम डिक्रीज हो रही है उसके कारण उसको रोका जा सके। ओके, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मतलब कि हमने अनाज तो उगा दिया, लेकिन वो कितना न्यूट्रिशनल है, उसमें कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो हमें बीमारियों से बचा सकता है नहीं बचा सकता, ऐसा फूड है या नहीं है। तो हमें क्या करना है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करनी है इंडिया की, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। आप ये भी बात लिख सकते हो जब क्लाइमेट चेंज की बात आएगी या फिर एग्रीकल्चर में किस तरीके के चैलेंजेस हैं, तो उसमें एक बड़ा चैलेंज है कि एग्रीकल्चरल चैलेंज ये रहेगा कि एग्रीकल्चरल यील्ड जो है वो कम हो जाएगी बाय 16%। कब तक? 2030 तक। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक डेटा बोलता है, उसकी रिपोर्ट बोलती है कि एग्रीकल्चर जो यील्ड है वो कम हो जाएगी बाय 16% 2030 तक। अगर आप सोचो इतनी यील्ड एग्रीकल्चर की कम हो जाएगी तो उसका इंपैक्ट कितना ज्यादा हो सकता है फूड सिक्योरिटी पे भी, ह्यूमंस पे भी। ओके, फिर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की हम लोगों ने बात कर ली, और सिंपल सी बात है, जब इस तरीके की क्रॉप्स या वैरायटीज बनाई जाएंगी तो उनका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या फिर वो मार्केट में बेची जाएंगी, तो उनसे क्या होगा, फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी। तो हमारा सपना भी था ना कि भाई भारत देश का कि 2022 से क्या करना, फार्मर्स की इनकम डबल करनी है। हुई या नहीं हुई ये तो अभी पता नहीं है। ओके, बट ये था गवर्नमेंट का कि फार्मर्स की इनकम डबल करनी। ओके, तो इसलिए हमें इन क्रॉप्स की या इनमें वैरायटीज बनाने की जरूरत है। ये हम लोगों ने, ये मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है कि मेंस में 2 नंबर में डायरेक्टली टर्म पूछ ले आपसे। ओके, या फिर 5 नंबर में आपसे पूछ ले और इसके साथ पूछ ले इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बायोफोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन बेसिकली होता क्या है कि हमने क्या किया कि फूड की जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंप्रूव कर दिया। कि मान लेते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू फूड जो है उसमें इतने विटामिन थे या इतने प्रोटीन थे। ओके, उसको क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया गया, एनहांस कर दिया गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। जैसे आयरन और जिंक की क्वांटिटी बढ़ा दी गई। ओके, वीट में। फिर देखते हैं लैब टू लैंड प्रोग्राम हम लोगों ने देख लिया कि जो है टेक्नोलॉजी को जो लैब में यूज हम लोग कर रहे हैं उसको कहां करना है, फार्मर्स तक पहुंचाना है। कि हमने इस तरीके की क्रॉप बनाई है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सकता है, जिससे इनकम को बढ़ाया जा सकता है। तो ये आप मेंस में वैल्यू एडिशन में ये पॉइंट्स आप मेंशन करोगे। ओके, तो ये चीजें हम लोगों ने देख ली, ये न्यूज थी अभी, प्रीलिम्स से के रिलेटेड भी देख लिया और मेंस से रिलेटेड भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं जो मेन से के लिए रेलेवेंट है, कि जो हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो विजिट किए कहां पे, मालदीव्स में। ओके, आप आईआर में हमारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि मालदीव्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। ओके, या फिर जो हमारा मालदीव्स के साथ क्या चैलेंजेस हैं। मालदीव्स अभी न्यूज में भी था और न्यूज करंट अफेयर से क्वेश्चन आता भी है, तो वहां पे भी ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी क्या हुआ कि एक एमओयू एक्सचेंज हुआ कि वहां पे यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया है, कहां पे, मालदीव में। तो हो सकता है कि प्रीलिम्स में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि कहां पे अभी यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया है, कौन सी कंट्री में। तो आपको पता होना चाहिए कि मालदीव में अभी इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, यहां पे हम लोग और कुछ चीजें भी कर रहे हैं। क्या? एक तो अद्दू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। ये अद्दू एक रीजन है, वहां पे एक एरिया है जिसको क्या करना है, रिक्लेम करना है, या फिर बोले तो उसको रिवाइव करना है, ताकि वहां पे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया जा सके। किसको बढ़ाया जा सके? टूरिज्म सेक्टर को इंप्रूव किया जा सके। ओके, तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि जो अद्दू जो रीजन है वो किस कंट्री में है, तो आपको पता होना चाहिए कि मालदीव। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अद्दू रिक्लेमेशन जो प्रोजेक्ट है इंडिया किस कंट्री के साथ डेवलप कर रही है। ओके, तो हमें पता चल जाएगा। अद्दू डिटोर लिंक ब्रिज प्रोजेक्ट, ये भी पूछा जा सकता है कि अद्दू डिटोर लिंक प्रोजेक्ट कहां पे है। ओके, तो ये भी हमारा मालदीव में है। ये तो हो गया प्रीलिम्स से रिलेटेड चीजें। ओके, अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कहां पे इसकी मालदीव की लोकेशन, आप इंडियन ओशन में देखोगे। ओके, ये मालदीव की लोकेशन है, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड क्या हो रहा है कि इंडियन ओशन से हो रहा है। आप जाके देखो तो 50,000 के आसपास जो वेसल्स हैं, ट्रेड के जो वेसल्स हैं, वो इंडियन ओशन से गुजरते हैं साल में। तो कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ये वर्ल्ड इकोनॉमी में, ये जो रीजन है
कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, ये इस चीज से आप समझ सकते हो कि कितने सारे वेसल जो सामान कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो पास होते हैं यहां से। ओके, अब बात करें सिग्निफिकेंस की, बात कर लेते हैं कि मालदीव हमारे लिए क्यों सिग्निफिकेंट है। अब आप लोगों ने देखा कि जो मालदीव की जो लोकेशन है वो कितनी प्राइम लोकेशन है। ओके, यहां से कितना सारा ट्रेड अलग अलग जगहों पे जाता है। ओके, आप देखोगे तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी जियोपॉलिटिक्स के लिए भी और जियो इकोनॉमिक्स के लिए भी। 50% ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड एंड 80% ऑफ एनर्जी इंपोर्ट्स ट्रांजिट थ्रू SLOC इन दी अरेबियन सी। ये फैक्ट आपको अपने आंसर में मेंशन करना है कि 50% ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड, जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसका 50% और जो 80% जो एनर्जी इंपोर्ट की जाती है वो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब जो यहां इस वाले रीजन से क्या पास ऑन की जाती है, ट्रांजिट किया जाता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तो ये रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि यहां पे किस तरीके से इस एरिया में हम चैलेंजेस में बात करेंगे कि मालदीव वाले एरिया में चाइना का प्रेजेंस जो है बढ़ रहा है। अगर यहां पे चाइना का प्रेजेंस बढ़ेगा तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले टाइम में। इंडियन ओशियन रीजन में स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे रिलेशंस अच्छे होने बहुत जरूरी है। यहां पे आप लोगों ने देखा होगा विजन सागर। ओके, सागर में बेसिकली क्या था कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, कि इस रीजन में सिक्योरिटी और ग्रोथ को इंश्योर करना है, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था विजन सागर। अब ये हमसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, प्लस में मेंस में भी इससे 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा कि इसकी फुल फॉर्म लिखो। इस बार जैसे पूछा भी था एक क्वेश्चन की डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, या फिर 5 नंबर में इसकी इंपॉर्टेंस पूछ लेगा आपसे। ओके, ये देख लें डिफेंस कोऑपरेशन हमारा, हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, डिफेंस एक्सरसाइज उनके साथ करते हैं, तो एक्वेरियन आपको नाम याद होना चाहिए। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्वेरियन एक्सरसाइज जो हो किस कंट्री के साथ की जाए, या फिर 2 कौन सी कंट्रीज हैं जो एक्वेरियन एक्सरसाइज को कंडक्ट कराती है। ओके, तो हमारा डिफेंस कोऑपरेशन भी, जियो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने देख लिया, जियो पॉलिटिक्स देख लिया, डिफेंस कोऑपरेशन देख लिया, और हमारे हिस्टोरिकल टाइज भी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एथनिक, लिंग्विस्टिक और कल्चरल लिंक्स शेयर करते हैं मालदीव की कंट्री के साथ। ओके, तो ये आप इस तरीके से मेंस वाले पेपर में ऐसे पॉइंट्स को ब्रेक करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब आपको प्रीलिम्स में ये पता होना चाहिए, विजन सागर के बारे में पता होना चाहिए। ओके, और आपको मिलिट्री या डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर हो गया कि कैसे कैसे इसका सिग्निफिकेंस है। इवन आप ये जो आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, ये भी देख सकते हो, यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे कि क्यों मालदीव इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। लेकिन हमारे कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर हम चुनौतियों की बात करेंगे, क्या क्या चुनौती है, तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि चाइना का राइज बढ़ रहा है मालदीव में। मालदीव में चाइना क्या है, अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है बाय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। वो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है वहां पे, जिससे कि वो कंसर्न है इंडिया के लिए। अगर वहां पे चाइना की प्रेजेंस हो जाती है तो इंडियन ओशन में जो सिक्योरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो हैम्पर हो जाएगी, वहां पे उस पे मतलब रेस्ट्रिक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आप पहले लिखोगे कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। ओके, जिस तरीके से जैसे वो सिनामाले ब्रिज वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, या फिर मिलिट्री असिस्ट कर रहा है वहां पे उनको। ओके, फिर अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए थे, वहां की गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स ने भी इंडिया के अगेंस्ट कुछ कमेंट्स दिए थे। तो ये इस तरीके के सेंटिमेंट्स कि भाई वहां से आर्मी को निकालो, इंडिया की आर्मी को वहां से निकालो, ओके, इंडिया आउट कैंपेन चलाए गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहां की जो जनता है उनमें इंडिया के लिए रोष पैदा हो गया, तो वो एक कोज ऑफ कंसर्न हो सकता है, हमारे लिए एक चैलेंज बन सकता है। अगले चैलेंज की अगर बात करें तो रिलीजियस रेडिकलिज्म की भी बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान जो फंड करता है या फिर सपोर्ट करता है टेररिज्म को, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। वो फिर क्या करेंगे, वो इंडिया को इंपैक्ट करेंगे वो चीजें। जब वहां पे पाकिस्तान अगर टेररिज्म को फंड करेगा तो वो इंडिया के लिए कोज ऑफ कंसर्न हो सकता है। ओके, तो ये हम चैलेंजेस अपने, जब आपसे 5 नंबर में या 10 नंबर में अगर आईआर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताओगे कि मालदीव के साथ हमारे क्या क्या चैलेंजेस हैं। आगे आ जाते हैं। अभी इंडिया और नेपाल ने एक एमओयू साइन किया है, जिसमें क्या कर रहा है कि इंडिया नेपाल की हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, किसको, मूनल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। ओके, तो अब प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन जाता है कि मूनल सैटेलाइट जो है वो किस कंट्री की है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मूनल जो सैटेलाइट है वो किस कंट्री ने लॉन्च की।
अब यहां पे इंडिया क्या कर रहा है कि हेल्प कर रहा है, किसके थ्रू हेल्प करेगा, NSIL के थ्रू हेल्प करेगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि न्यू स्पेस इंडिया जो लिमिटेड है ये एक PSU है। ओके, इसरो का कमर्शियल आर्म है जो कि क्या करता है कि जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको क्रिएट करने में या उनको बनाने में इनकी हेल्प करता है। ओके, तो NSIL के द्वारा ये क्या की जाएगी, लॉन्च की जाएगी। ओके, आपको सैटेलाइट का नाम पता हो चल गया, कौन सी सैटेलाइट है, मूनल सैटेलाइट। कौन सी कंट्री की है, नेपाल की। ओके, इंडिया के ऐसे ही इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस भी चलते हैं जो कि डायरेक्ट नाम आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, या फिर आप जब कभी मेंस में अगर क्वेश्चन, जैसे मेंस में स्पेस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन, तो वहां पे एक चलता है स्पेस डिप्लोमेसी। ओके, ये आप कीवर्ड यूज कर सकते हो जब इंडिया को अपना वर्चस्व वर्ल्ड लेवल पे बढ़ाना है तो उसे अपनी स्पेस डिप्लोमेसी को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और इसीलिए इस तरीके के कोऑपरेशन जो है इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ करता है, जैसे आर्टेमिस अकॉर्ड हो गया, निसार सैटेलाइट जो नासा के साथ मिलकर बिल्ड की गई है। ओके, रशिया के साथ भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम चलाया गया। तो यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपसे ये पूछ लेगा कि आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो किस कंट्री के साथ है, या फिर निसार सैटेलाइट है वो किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, या ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है वो किस कंट्री का है। तो यहां से प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। हम लोगों ने देख लिया इंडिया क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसकी, नेपाल की, क्या करने के लिए, मूनल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये इसरो का क्या है, कमर्शियल आर्म है। कमर्शियल आर्म में मतलब क्या ये हेल्प करवा रहा है, क्या, जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने में हेल्प करवाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अभी पेरिस ओलंपिक वाइंड अप हुआ। ओके, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग कवर भी कर चुके हैं, बट एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि भाई पेरिस ओलंपिक की अगर ड्यूरेशन की बात करें तो वो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला। ठीक है, कहां पे कंडक्ट कराया गया, पेरिस में। ओके, और पेरिस किधर भाई, फ्रांस में। इंडिया की अगर मेडल टैली की बात करें तो इंडिया के कितने मेडल आए, टोटल मेडल आए 6, जिसमें 5 जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल है और एक जो है वो सिल्वर मेडल है। ओके, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेडल किस किस में आए, मतलब किन कौन कौन प्लेयर्स लेके आए, और प्लस में ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे। तो ये चीजें भी हमें क्या है, पता होनी चाहिए। ओके, फ्लैग बियरर्स पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपनिंग सेरेमनी में कौन फ्लैग बियरर थे, तो आपको नाम पता होना चाहिए, वो क्या है, PV सिंधु प्लस शरद कमल। ओके, तो PV सिंधु और शरद कमल जो हमारे ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर्स थे। क्लोजिंग सेरेमनी की अगर बात करें तो उसमें मनु भाकर और PR श्रीजेश जो इंडिया की जो हॉकी टीम है उसके गोलकीपर रहे हैं। ओके, मनु भाकर को तो आप जानते हैं जो शूटिंग में जो मेडल लेके आए थे। ओके, क्लोजिंग सेरेमनी में कहां पे हुई थी, स्टेड दी फ्रांस, ये जो स्टेडियम का नाम है वहां पे का नाम है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। ओके, इंडिया की जो टीम गई थी उसमें कितने एथलीट थे, अगर बेसिकली बात करें तो 117 एथलीट इंडिया की तरफ से गए थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था अलग अलग स्पोर्ट्स में। ओके, चलो भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ओलंपिक से अगर क्वेश्चन बन सकता है तो यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जैसे कि इंडिया में अभी देखें तो सिल्वर मेडल कौन लेके आए, भाई नीरज चोपड़ा लेके आए, किसमें, जेवलिन थ्रो में लेके आए। ठीक है, अमन सहरावत किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे, रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, और वो क्या, उनका क्या आया, ब्रॉन्ज मेडल आया। हॉकी में इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल आया। स्वप्निल कोसालेश जो कि शूटिंग में थे उनका ब्रॉन्ज मेडल आया। मनु भाकर और सरबजीत ने जो मिक्स में जीता था वो भी शूटिंग में था, तो वो भी ब्रॉन्ज मेडल है। मनु भाकर इंडिविजुअल भी शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल। अगर और रिकॉर्ड्स की बात करें तो यंगेस्ट मेडल किसको मिला, अमन सहरावत को, जो कि इंडिया में, जो कि सिर्फ 21 साल। ओके, ये फोटो आप देख सकते हो इनका। ट्रैक फील्ड में अगर बात करें, फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक मेडल वो भी नीरज चोपड़ा ने जीता है। ओके, बैक टू बैक ओलंपिक्स में हॉकी में मेडल लेके आए, भाई 1972 में भी लेके आए थे, लेकिन फिर से इस बार रिपीट हुई है चीजें कि हमने बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, फर्स्ट इंडियन मेल बैडमिंटन सेमीफाइनलिस्ट कौन रहा था, लक्ष्य सेन। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। फर्स्ट इंडियन हॉकी विन ओवर ऑस्ट्रेलिया इन 52 ईयर्स। ओके, हॉकी ने 52 साल में पहली विन की है। ओके, फर्स्ट ओलंपिक रिजल्ट इन आर्चरी अगर बात करें, ओलंपिक रिजल्ट तो 4th पोजीशन पे रहे थे धीरज बोमदेवरा और अंकिता भगत। ओके, मोस्ट ओलंपिक मेडल्स इन ए सिंगल एडिशन, अगर सिंगल एडिशन की बात करें तो मोस्ट ओलंपिक मेडल किस में आए, हमारे शूटिंग में आए हैं। ओके, और वो इस बार वाले ओलंपिक्स की बात करें। फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर इन प्री क्वार्टर्स तो मनिका बत्रा। फर्स्ट इंडियन विद 2 मेडल्स इन 1 ओलंपिक्स,
एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली कौन है? मनु भाकर बन जाती हैं। ओके, फर्स्ट इंडियन शूटिंग टीम मेडल, ये भी मनु भाकर और सबजोत सिंह है। फर्स्ट इंडियन फीमेल शूटिंग मेडलिस्ट, वो भी मनु भाकर है। तो ये इस तरीके से सीधे सीधे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये स्लाइड हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ये याद कर लेना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज भी न्यूज में है। अभी मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ओके, तो जैसे अभी मित्र शक्ति अभी न्यूज में है, तो सिंपली अगर बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन 2 कंट्रीज के बीच में, तो इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में। ओके, कहां पे कंडक्ट कराई जा रही है? श्रीलंका की सदर्न प्रोविंस में इस बार कंडक्ट की जाएगी। इसका ये कौन सा एडिशन है? 10th एडिशन है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन है जो अपना मित्र शक्ति का इस बार कंडक्ट कराया गया है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में 10th एडिशन है। कहां पे कंडक्ट हो रहा है? श्रीलंका में कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज उदार शक्ति, उदार शक्ति की अगर बात करें तो वो मलेशिया के साथ हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, इंडिया और मलेशिया के बीच में, मलेशिया में भी रॉयल मलेशियन एयरफोर्स जो है उसके साथ कंडक्ट करी जा रही है। ओके, इसमें जैसे सुखोई 30 जो है पार्टिसिपेट करेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो उदार शक्ति है कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज, या फिर आपसे नाम दे देगा या फिर कंट्रीज के नाम दे देगा कि भाई इंडिया और मलेशिया के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। ऐसे ही मित्र शक्ति किन 2 कंट्रीज के बीच में कंडक्ट की जाती है। आगे देख लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके, एक बार मैं आपको बस बता देता हूं, बाकी आप देख भी सकते हो, पीआईबी वाली वेबसाइट पे जाके भी देख लोगे तो सारी आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगी। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में। शक्ति अभ्यास की अगर बात करें वो इंडिया और फ्रांस। वरुण अभ्यास इंडिया और फ्रांस। गरुड़ अभ्यास इंडिया और फ्रांस। इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा सा याद कर लेना कि हाँ कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्री से रिलेट कर। समुद्र शक्ति अभ्यास की बात करें वो इंडिया और इंडोनेशिया। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज अगर बात करें वो इंडिया और ओमान। स्लीनेक्स की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका। वज्र प्रहार की अगर बात करें तो वो इंडिया और यूएस है। पश्चिम लहर जो है वो इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। ओके, वायु शक्ति की अगर बात करें वो इंडियन एयरफोर्स की लार्जेस्ट वॉर एक्सरसाइज है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, कॉर्पेट आप देखोगे तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। और धर्मागार्जियन की अगर बात करें तो इंडिया और जापान। तो ये आपसे मैच द फॉलोइंग में ये चीजें पूछी जा सकती हैं, या फिर स्टेटमेंट बना के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है वन लाइनर में भी क्वेश्चन आ जाए कि युद्ध अभ्यास जो हो किन कंट्रीज के बीच में पूछा जा सकता है। तो ये आज का हम लोगों ने करंट अफेयर्स देख लिया है। आई होप कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।